first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। जॉब तो नहीं की सर। ओके, क्या कंप्लीट करा है? बीटेक? नहीं, डिप्लोमा। डिप्लोमा किया है, उसके बाद तो कुछ नहीं किया था। इंटर्नशिप वगैरह कहीं पे? कैट की ट्रेनिंग ली है इंस्टीट्यूट से, राइट? इंस्टीट्यूट से, कैट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है ना आपने? हाँ, कैट इंस्टीट्यूट से ली थी, कैट स्टूडियो से ली थी। तो आपने ये ड्राइंग्स वगैरह सीखी हैं बनाना, ठीक है, बढ़िया। आपकी भी ड्राइंग संजय यहाँ पर है ओपन, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस कैट सीखना एक अलग बात है। सभी ने ऑटोकैड सीखा है, आपने भी ऑटोकैड सीखा है, बट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखना और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आवाज़ ब्रेक हो रही है। आवाज़ ब्रेक हो रही है बेटा, आप नेटवर्क चेक करो अपना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। हमारे साथ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ जहाँ आप सीख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। यहाँ कोई रूल्स टाइम लिमिट नहीं है सीखने की, तो कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको नोट डाउन कर लो, एट द एंड ऑफ द क्लास मैं डिस्कस करूँगा सभी के साथ। तो बात मैं यहाँ पर कर रहा था कि जो डिज़ाइनिंग करी है आप लोगों ने, जो सीखा है वो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लानिंग करी है आपने, प्लानिंग बनाई है आपने, ठीक है। बट क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं प्लानिंग के, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं प्लानिंग के? किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो कैसे करेंगे? कोई भी आइडिया? नहीं पता? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे सारा काम। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से? क्या क्या फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं? एक तो वेंटिलेशन देखा जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो उसमें। वेंटिलेशन देखा जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन के साइजेस किसके बेसिस पे चूज़ करते हैं? साइजेस तो एरिया के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एरिया किसके बेसिस पे चूज़ करते हैं? एरिया किसके बेसिस पे चूज़ करते हैं? आप सभी लोग जो सीख के आए हो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप बिल्कुल साइड में रख दो। वहाँ क्या सिखाया जाता है मुझे पता है। प्लानिंग पे काम करना, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, प्लानिंग के फंडामेंटल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ना वो बीटेक वाला ना वो डिप्लोमा वाला जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्किटेक्चर फील्ड वाला जानता है, जो जिसकी नॉलेज होती है उसको। गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए? किसी ने बुक पढ़ी है गाइडलाइंस की? नहीं पढ़ी है। वही बेस है, उसी की बेसिस पे प्लानिंग करी जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम जो बनाते हैं तो हमें लगता है कि दैट वी आर बेस्ट, हम बहुत बेस्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोग बहुत दूर होते हैं सब चीज़ों से। वही चीज़ हम यहाँ पर सीखने बैठे हैं। क्या जिसने भी जो सीखा हुआ है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसको आप भूल जाए।
आप ऑटो कैड सीख रहे हैं, इट मीन्स कि आपने ऑटो कैड आज से नया स्टार्ट करा है, नया आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है, काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को, किन किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए हमें, वो सारे पॉइंट उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जब हम किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये जो कैड सॉफ्टवेयर है, ये कैड सॉफ्टवेयर एक ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को अपनी वर्किंग की बेसिस पे सेट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी लोग काम करते हैं वो ऑटो कैड ओपन करते हैं और ऑटो कैड ओपन करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर उन चीज़ों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर उसको नाम दे दिया जाता है जिसे कहा जाता है टेम्पलेट डिज़ाइन करना। हमारे प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास खुद की एक टेम्पलेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि कैड के इंटरफेस की सेटिंग करके उसको सेट करके सेव करना। जैसे कि क्या, कुछ थंब रूल हैं आर्किटेक्चर में, डिज़ाइनिंग के कुछ थंब रूल हैं कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप जब डिज़ाइनिंग करते हो, आप जब डिटेलिंग पे काम करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स पे और पैटर्न पे काम करते हो, तो आपका जो शेडेड है, जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो आपकी डिटेल है, वो प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स वहाँ पर दिए होते हैं, वो कलर्स हमारे बिल्कुल करेक्टली वहाँ पर स्क्रीन पे आने चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को हम जब मेंशन कर पाते हैं जब हमारे पास इसका बैकग्राउंड ब्लैक टू वाइट होता है, क्योंकि ब्लैक कलर पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए। ना तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को, ना शेड्स को हम वहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने बैकग्राउंड को चेंज करना, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आपके पास टूल बार होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कई बार मुझे एट ए टाइम डिटेलिंग करना होती है, डायमेंशंस भी निकालना है, बहुत सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टूल बार वहाँ पर ऐड होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं डायमेंशंस टूल बार। वो डायमेंशंस टूल बार हमें कहाँ मिलता है, आप किसी भी टूल बार को एक्टिव कर देते हो टूल बार में जाके ऑटोकैड, और यहाँ पर आपके पास ड्रॉ का ऑप्शन विजिबल होता है। आप ड्रॉ पे जाके किस किस को ऑन करोगे, आप डायमेंशंस को यहाँ पर चेक कर दोगे, डायमेंशंस को चेक कर देना। दूसरा, आपका मेनू बार ऑन होना चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन पे मेनू बार नहीं आ रहा है, इस मेनू बार को ऑन ऑफ करने का ऑप्शंस भी मुझे पता होना चाहिए। ऊपर दिया होता है क्विक एक्सेस टूल बार, दिस वन इज कॉल्ड, ये छोटा सा एरो जो बना हुआ है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके पास आएगा शो मेनू बार और हाइड मेनू बार, दो ऑप्शंस वहाँ पर शो कराता है। दोनों में से आप कोई भी क्लिक कर सकते हो, मेनू बार को ऑन ऑफ कर सकते हो, ये आपका एक्टिव होना चाहिए। नीचे मेनू बार है, उसके नीचे रिबन बार है, ऊपर हमारे पास टाइटल बार है, और ये हमारा कमांड लाइन है। एंड दिस वन इज स्टेटस बार, इसे कहते हैं स्टेटस बार, और इसको कहते हैं एप्लीकेशन मेनू, ये कहलाता है हमारा एप्लीकेशन मेनू। अब इसकी सेटिंग्स हमें कैसे करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे कॉमन सा शॉर्टकट है जो सभी लोग जानते हैं, DS एंटर। आपको DS एंटर करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्नैप एंड ग्रिड का। स्नैप एंड ग्रिड में आप डायरेक्टली नीचे आ जाओगे, कहाँ पर, ऑप्शंस में। ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या क्या वहाँ पर चेक करना है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहला ऑप्शंस हमारे पास डिस्प्ले का आएगा, और डिस्प्ले ऑप्शंस में आप क्या करोगे, कलर थीम यहाँ पर लाइट लोगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका डार्क होगा तो आप यहाँ पर लाइट लोगे। नीचे दिया होता है डिस्प्ले फाइल टैग, आपका चेक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे आपको मिलेगा कलर्स एंड फॉन्ट। आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप जो चाहो वो फॉन्ट चूज़ करके अप्लाई एंड क्लोज। तो ये फॉन्ट कौन से होते हैं, ये कमांड लाइन के फॉन्ट है जो हम चेंज कर सकते हैं। देन हमें एक और ऑप्शंस मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 50 या 60% होगा, लेकिन आप उसे 100% करोगे। क्रॉस हेयर आपका 100% होना चाहिए। स्टार्टिंग में काम करने में दिक्कत होगी, जब हम बड़े क्रॉस हेयर पे काम करते हैं तो चीज़ों को सेलेक्ट करने में, ऑब्जेक्ट के सिलेक्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है बड़े क्रॉस हेयर पे, क्योंकि छोटे क्रॉस हेयर पे काम करते करते हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, तो उसकी हैबिट डालनी है। और क्रॉस हेयर का साइज़ आपको वहाँ पर 100% ही लेके चलना है। ओपन एंड सेव, ओपन एंड सेव पे आपको क्या लेना है, सबसे लोअर वर्जन आपको सेलेक्ट करके रखना है। लोअर वर्जन लेके चलना है ताकि अगर हम किसी को भी फाइल फॉरवर्ड करें तो इजीली उसके लैपटॉप में, सिस्टम में ओपन हो जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं तो हमारी फाइल करप्ट हो जाती है बीच में और वर्क हमारा सेव नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक टाइम सेव 10 मिनट का लगा दोगे। 10 मिनट पे आपकी फाइल सेव होती रहेगी, और बीच में अगर फाइल हमारी वहाँ पर करप्ट हो जाती है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं ईजिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वर्किंग के बेसिस पे। हमारे पास सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। सिलेक्शन में पिक बॉक्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, ग्रिप साइज अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, बहुत स्मॉल इस वक्त। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास आता है सेव करंट एज। जैसे आप क्लिक करेंगे वो नाम मांगेगा कि क्या नाम आप देना चाहते हो। तो कोई भी डाल सकते हैं नाम, कोई इशू नहीं है इसमें, नाम हमारा कोई भी हो सकता है, आर्किटेक्चर प्लस इंटीरियर। एंड सेव पे क्लिक करके हम सेव कर लेंगे तो वहाँ पर हमारी एक टेम्पलेट सेव हो जाएगी, और फिर लाइफ टाइम हम उसी टेम्पलेट पे काम करेंगे जब तक ऑटोकैड हमारा इंस्टॉल्ड रहेगा। तो ऐसे हम आर्किटेक्चर की टेम्पलेट अलग बना सकते हैं, इंटीरियर की टेम्पलेट अलग बना सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग अलग टेम्पलेट पे। हम सिर्फ सिंगल टेम्पलेट पे ही काम कर सकते हैं। ये बात होगी हमारी किसकी, टेम्पलेट डिज़ाइन की। पॉइंट नंबर 1, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। नंबर 2 पॉइंट, प्लानिंग हमारे लिए बहुत इजी है, स्पेशली उन लोगों के लिए इजी है जिन्होंने प्लानिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो फ्रेशर्स है। रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। इज़ ए कॉमन वर्ड, हर एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो बिगनर भी हो सकता है, हम हर एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं। ये बात करेक्ट है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे करते हैं। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे बेसिस करते हैं। क्लाइंट कहता है कि हमें 50 बाई 50 का रूम दे दो, तो हाउ कैन दिस पॉसिबल दैट हम 50 बाई 50 का रूम दे देंगे उसके रिक्वायरमेंट पे। वो जो कहेगा वो हम कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इज़ ए डिफरेंट थिंग। वो कहेगा कि हमारा घर नहीं ताजमहल बनना चाहिए, तो हम ताजमहल बना देंगे उसकी रिक्वायरमेंट पे। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी रिक्वायरमेंट एक क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं, एक आइडिया होता है कि उसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम इतना चाहिए, और अगर हो सके स्पेस अगर बचे तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम तो डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन हमको भी तो पता होना चाहिए
इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको भी तो नॉलेज होनी चाहिए, प्लॉट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बेडरूम की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बेडरूम का डोर अंदर खुलेगा या बाहर खुलेगा, बेडरूम का फर्नीचर कहाँ होना चाहिए, वेंटिलेशन चूज़ करा जाता है। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ, वेंटिलेशन का मतलब होता है सर प्रॉपर एयर आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। अब जब प्रॉपर वेंटिलेशन होते के लिए हम वहाँ पर दे देते हैं तो फिर हम विंडो दे देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ विंडो और वेंटिलेशंस में? कहाँ पर देनी चाहिए वेंटिलेशंस, कितना देना चाहिए वेंटिलेशंस? तो बेसिक चीज़ें तो क्लियर है, हर कोई बता देता है, बट एक सिस्टमेटिक वे में काम करना इज़ ए डिफरेंट थिंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना साइज़ लेके चलना है हमें वहाँ पर, जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं बिल्डिंग्स की, सेटबैक किसे कहते हैं, फ्रंट लॉन कितना होना चाहिए, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, क्या क्या डिटेलिंग करनी है, उस प्लानिंग के अंदर क्या क्या हमको मेंशन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं किस में, गाइडलाइन के अंदर। हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लानिंग का जो बेस स्टार्ट होता है, वो बेस हमारा स्टार्ट होता है किससे, गाइडलाइन से। नॉर्मली बहुत कम पढ़ते हैं लोग, बीटेक हो चाहे डिप्लोमा चाहे आईटीआई हो, कोई नहीं पढ़ाता है। सारे क्लासेस, सारे फील्ड के जो चैप्टर्स होते हैं कोर्सेज के, वो डिफरेंट होते हैं। ये सिर्फ ऐड होता है, सिर्फ बीआर्क में ऐड होता है ये चैप्टर। दूसरा हमारी प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वास्तु पार्ट। ये हमारा बेस होता है प्लानिंग का, सबसे पहला पॉइंट। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पहला स्टेप, कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम क्या बनाएं। क्लाइंट को तो बाद में बना के देंगे, हमें क्या आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये स्टार्ट होता है, वो कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो हमको मालूम होने चाहिए। बिल्डिंग बाय लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिज़ाइन करा गया है कि बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक वे में करने के लिए। कुछ फंडामेंटल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए कहा गया है, कि इन्होंने कहा है कि आप कुछ भी बनाइए, आप जो चाहे बनाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी डिज़ाइन करेंगे दैट एवरीथिंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड्स। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ इनका यहाँ पर कि जो गाइडलाइंस हैं बिल्डिंग बाय लॉज serves as essential legal instruments employed to government control various aspects of construction including parameters such as building coverages। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसको डिज़ाइन करा गया है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सच एज प्रमोटिंग सेफ्टी एंड इंश्योरिंग एडरेंस टू इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड फैसिलिटेटिंग अर्बन प्लानिंग्स। कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। द TCPO टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस द मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ 2016 किस लिए, डिज़ाइन टू रेगुलेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फॉर अर्बन एंड लोकल बॉडीज़, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अर्बन अथॉरिटीज़। इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन दे दिए कि आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है आप प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्या, सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। सेटबैक या बिल्डिंग लाइन आपके में होनी चाहिए। अब सेटबैक और बिल्डिंग लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग facing a road, none as the setback या building line, and this regulation aims to maintain street aesthetics and prevent overcrowding and enhance safety by improving visibility. And setback areas can also be proposed as parking spaces या green areas. Parking spaces also we can say and green spaces, green areas भी हम लोग कह सकते हैं।
FAR हम आगे डिस्कस करेंगे। साइज़ ऑफ रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्लानिंग हमें बनानी चाहिए, सारी चीज़ें बनानी चाहिए, लेकिन जो रूम आप डिसाइड कर रहे हो मोस्टली क्या होता है, ये मैंने बच्चे से पूछा कि रूम का साइज़ क्या लिया है, 10x10। रूम का साइज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। क्लाइंट कहेगा तुम दे दो 50x50 का बेडरूम, हम दे देंगे। बेडरूम का साइज़ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ तक ले सकते हैं, हर एक डिटेल, हर एक चीज़ स्टैंडर्ड के बेसिस पे, और इनके साइजेस को कहाँ से लिया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको जानना। जैसे कि साइज ऑफ रूम, बिल्डिंग बायलॉ स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइजेस टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर health and proper ventilations, and different types of rooms have specific sizes requirement promoting comfortable and living conditions. हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के बेसिस पे मुझे मिनिमम रूम साइजेस लेके चलने हैं, और ये कंडीशन होती है हर एक सिटी की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हैव स्पेसिफिक साइजेस रिक्वायरमेंट। अलग अलग साइजेस होते हैं सबके, ये कॉमन है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, इससे आप चूज़ करेंगे। अब हाइट ऑफ रूम का मतलब होता है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग आप कितनी चूज़ कर रहे हो, स्टैंडर्ड आपको कितनी देनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए। अब नॉर्मली हमें बिल्डिंग बाय लॉ की जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, उनके बेसिस पे तो मुझे नहीं पता, 10 फीट लेते हैं, 10.5 फीट लेते हैं, 11 फीट चल रही है या 11.5 फीट चल रही है या 12 फीट चल रही है, या लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं और किसके बेसिस पे लेते हैं, ये क्लियर नहीं है। किसी ने बता दिया कि अगर बिल्डिंग की हाइट क्या है, 11 फीट सर, नॉर्मली हाइट क्या है रेजिडेंशियल की, 10 फीट भी ले सकते हैं, 11 फीट भी, कमर्शियल की 12 फीट 13 फीट, क्यों? बस है, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम। लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस होना चाहिए आपके ड्राइंग्स के अंदर। अब ऐसा नहीं है जहाँ मेरा करेगा वहाँ हम डाल देंगे लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस, जहाँ हमें अच्छा लगेगा वहाँ हम डाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं। हर एक चीज़ प्रॉपर गाइडलाइंस के बेसिस पे, बिल्डिंग बाय लॉज के बेसिस पे, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे होना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। इन सारे पॉइंटों को दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोविजंस, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी आपको फोकस करनी होती है, बनवानी पड़ती है। ये तो हो गए इसके पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं शेयर करूँगा, सभी लोग इसको रीड करेंगे। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये सब चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। डोर शुड ओपन इनसाइड द रूम नॉट आउटसाइड द रूम। बेड आपको कौन सा प्लेस करना चाहिए अगर आप इंटीरियर दे रहे हो, उसकी भी कंडीशंस है। रूम, नो रूम शुड बी बिल्ट अंडर द स्टेयर्स। Covered in the wall should be in south or west part direction of the house. There should be no water body in front of any entrance door of the house. एक गाइडलाइंस मिल गई। और कौन सी डायरेक्शन की बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ईस्ट हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ ईस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, साउथ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन को वहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। इस डायरेक्शन का मतलब होता है ईस्ट। इट इज़ कॉल्ड House of Indra. So main entrance at this place give positive energy like health and goodwill. Southeast, it is also called House of Brahma. So kitchen or bathroom should be constructed at this place. Southwest,
It is called house of wind. So main bedroom should be constructed at this place for peaceful sleep. It is a place where positive energy enters. अब बहुत सारे पॉइंट है जो हम यूज़ नहीं कर सकते. क्या क्या? अवॉइड टीवी सेट इन बेडरूम्स. अभी तो पॉइंट हम फॉलो नहीं कर सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल है. बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है. No TV and computer should be kept actually opposite to the bed. Then after switching off the TV or computer monitor, the screen shows the reflection of bed. It is a bad indications. अब इनके गाइडलाइन के बेसिस पे इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप बेडरूम दे रहे हो और बेडरूम्स में अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आप टीवी यूनिट वगैरह दे रहे हो तो वो गलत है वास्तु के बेसिस पे. बट आज के टाइम में ये कॉमन हो गया है, तो बहुत सारी कंडीशंस को हम फॉलो कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी हमें देखना पड़ेगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है. मिरर शुड बी प्लेस्ड एट साउथ कॉर्नर वॉल एंड इट शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ बेड. चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयर केस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. बालकनी में बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. कवर्ड या शेल्फ फॉर ऑल द रूम शुड बी फॉर वेस्ट साइड या साउथ साइड वॉल. द डोर फॉर मास्टर बेडरूम शुड बी एट ईस्ट साइड. मेन एंट्रेंस गेट कहाँ पर होना चाहिए, ओवरहेड टैंक कहाँ पर होना चाहिए. और इन्होंने भी कुछ स्टैंडर्ड साइजेस दिए हैं काम करने के लिए, लेकिन हम उन स्टैंडर्ड्स को अपनी ड्राइंग्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम सिर्फ बिल्डिंग बाय लॉज के ही लेके चलते हैं. वास्तु का मतलब है सिर्फ थ्योरी पार्ट हम अप्लाई करेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर. इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से. बेडरूम ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस विल ऑल्सो कॉज ट्रबल. अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. चिल्ड्रंस बेडरूम शुड बी इन द नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट. गेस्ट बेडरूम आर बेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बट कैन ऑल्सो बी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर. Wardrobe should be located on the northwest या southwest side of the bedroom. टीवी, हीटर, एयर कंडीशनर कहाँ पर होने चाहिए, इनकी डायरेक्शन फिक्स है. वास्तु डाइनिंग रूम. द डाइनिंग रूम शुड बी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द हाउस या ऑन द ईस्ट या नॉर्थ साइड ऑफ द बिल्डिंग. इफ द किचन इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर द डाइनिंग रूम शुड बी नॉट बी अपर फ्लोर. अगर किचन हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है तो डाइनिंग एरिया भी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही होगा. बाथरूम के लिए भी वास्तु को फॉलो करा गया है. बाथरूम एंड टॉयलेट. बाथरूम कैन बी ऑन द वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग. मोस्टली बच्चा क्या करता है कि कॉपी एंड पेस्ट, ड्राइंग्स को खोलेगा, एडीसी एंटर या मॉडल निकालेगा, यहाँ पर प्लेस कर दो. यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ से हटा के यहाँ कर देंगे. इस तरह डिसाइड करते हैं लोग काम करने में कहाँ पर सिंक देना चाहिए, कहाँ पर हमें हर एक इक्विपमेंट को मेंशन करना. सिंक शुड बी प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ या ईस्ट साइड ऑफ द रूम. बाथटब शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट या ईस्ट साइड. वास्तु स्टडी रूम या रीडिंग रूम. द लाइब्रेरी या स्टडी शुड बी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग बट शुड नॉट बी लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस. When using a library or study, it is best to sit facing east या north. वास्तु फॉर लिविंग या सिटिंग रूम. अगर आप वहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो लिविंग रूम की भी कंडीशंस हैं वहाँ पर, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हर एक एरिए की कंडीशंस को फॉलो करा जाता है, चाहे वो कुछ भी हो. इतनी सारी गाइडलाइंस होती हैं काम करने के लिए. लिविंग रूम शुड बी ऑन नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस and furniture should be square या rectangular, not round या oval. Air conditioner should be in the west या north or south east. Furniture should mainly be in the west and south section of the room. Vastu for puja room, temple, worship place. Worship should be done in the northeast या north या east side of the house. It is best that the temple room is the northeast corner of the house.
कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उनकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, एवरी डिटेल is based on the standard. The floor of the basement should be sloped downward toward the northeast. The wall should be at least 3 meter 9 feet height. The basement should be painted white but should not be blue. Vastu for upper floor and floor plan. Kitchen की positions. Position the kitchen at the southeast, also placing in the northwest. Can also be desirable that we can change the corner every place या conditions. The cook who should be placed at the east and avoid using the northeast part of the house of the kitchen. Location of the sink where the tap water should be located at the northeast and must not be near the stove or fire area since situation like. प्लानिंग का मतलब हो गया कि एवरी डिटेल, हर एक पार्ट. क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर पार्ट इज़ डिफरेंट, इंटीरियर पार्ट इज़ डिफरेंट, स्ट्रक्चर पार्ट इज़ डिफरेंट. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हम आर्किटेक्चर, इंटीरियर, स्ट्रक्चर सब एक के मास्टर बन जाएं. तीनों फील्ड डिफरेंट है, हर एक का अपना अलग अलग प्रोफेशनल होता है. वहाँ पर एक प्रोफेशनल पर्सन बैठा हुआ होता है, इसीलिए कि दो चीज़ें हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, आर्किटेक्चर और इंटीरियर. बट इन दोनों के साथ साथ हम स्ट्रक्चर कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग बाय लॉ की ये टर्म्स कंडीशंस है कि आप जब ही काम कर सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस होगा वैलिड, देन आप उस पर काम कर सकते हैं. ये गाइडलाइंस होती हैं बिल्डिंग्स की, जिनके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं. प्लानिंग बहुत एक इजी डेफिनेशंस में एक्सप्लेन करा गया है. प्लानिंग इज ए क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड, कि आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स एंड जनरल बिल्डिंग बायलॉज गाइडलाइंस. ये प्लानिंग का पहला बेस होता है. प्लानिंग के साथ साथ जब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे. प्लानिंग करेंगे, सीखेंगे कैसे काम करना है, किस वे में काम करना है, स्टेयर्स हमें कहाँ पर देनी है, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर हमें कैसे डिज़ाइन करना है. क्योंकि वर्किंग की बेसिस पे अभी आपको लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा. पहले चीज़ बिल्कुल क्लियर मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स और बिगिनर दोनों आते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. नंबर 1 पॉइंट, जो भी नोट्स मैं शेयर करूँगा उन नोट्स की स्टडी करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर सभी लोगों को. नंबर 2, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन चीज़ों को नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. और जो जो माइंड में है, जो सीखा है, वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है. तो सामने वाला जैसे जैसे गाइड करे उसके साथ साथ मूव होते रहो. क्योंकि ये बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि जो आप यहाँ पर सीख रहे हो वो कोई नहीं सिखाएगा. सभी लोग जानते हैं इतनी फीस में कोई नहीं पढ़ाता है, कॉलेज वाला भी नहीं. तो इसको बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है सभी लोगों को. समझ में आया अंकुर? वेरी गुड. तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर. ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? संजय, आर यू देयर? तो अभी धीरे धीरे जब इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे. और प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना है. और
प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब क्या है कि आप लोगों को अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद जब मैं प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगा तो खुद ब खुद सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। इसलिए एक छोटे से बच्चे की तरह धीरे धीरे चलते रहो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई ड्यूरेशन को मत सोचो, असाइनमेंट पे फोकस करो अच्छे से, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात और, कल इसका रिकॉर्डिंग मैं फॉरवर्ड करूँगा सभी लोगों को ग्रुप में। रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। इन केस कभी अगर मिस हो जाती है तो भी मैं दोबारा से प्रोवाइड करा दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से पूरा कॉपरेशन मिलता है, पूरा कॉपरेट मैं करूँगा बच्चे को, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को। नोट्स भी मॉर्निंग में शेयर कर दूँगा, नोट्स भी आपको डाउनलोड करके अपने पास रख लेने। इन केस कभी कभी मैं ये भी इन्फॉर्म कर देता हूँ, सर्वर अगर डाउन होता है ज़रूरत नहीं है किसी को। और प्रैक्टिस के टाइम पे जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई भी अगर डाउट निकल रहा है, कोई भी माइंड में क्वेश्चन होता है, आप एट ए टाइम मुझे व्हाट्सअप करके ग्रुप में पूछ सकते हो। जैसे ही मैं फ्री रहूँगा तुरंत मैं सभी लोगों को रिप्लाई करूँगा। क्लियर? और कोई डाउट किसी को हो तो मुझे बताओ। आपको अंकुर? नहीं सर। गुड। तो कैसा रहा